दोस्तों नमस्कार। यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लास से जयपुर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में एक विस्तृत आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज की हमारी भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में एक स्पेशल क्लास है। हाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब या विश्व के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? ग्लोब या विश्व के संदर्भ में। अगर भारत की स्थिति देखी जाती है, किसकी स्थिति देखेंगे? भारत की स्थिति की भारत हमारा ग्लोब या विश्व के संदर्भ में कौन से भाग में स्थित है। देखो सबसे पहले जैसे हम एक ग्लोब की संरचना का निर्माण करते हैं कि जैसे अगर इसको हम विश्व का ग्लोब निर्धारित कर देते हैं ना, जैसे ग्लोब का सबसे मध्यवर्ती भाग हो गया 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा पार्ट हो गया ये? 0 डिग्री अक्षांश ना। तो 0 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। उसके बाद में ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कर्क रेखा, ठीक है ना। उसी प्रकार ये हो गया 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र हो गया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी संदर्भ में जैसे ये आपकी हो गई 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो गया, दक्षिण ध्रुव का क्षेत्र हो गया ना। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत ग्लोब या विश्व के संदर्भ में कौन सी स्थिति में आता है ना। जैसे हम यहाँ पर भारत का एक छोटा सा मानचित्र तैयार करते हैं कि जैसे ये हमारा भारत हो गया ना, कि भारत का सबसे पहले अक्षांश से विस्तार की बात करेंगे। भारत का जो अक्षांश से विस्तार है मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो उसके बाद जैसे देशांतर की बात करें तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है ना, कि 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इस स्थिति को अगर ग्लोब के संदर्भ में अगर देखा जाता है कि ग्लोब के संदर्भ में भारत के अक्षांश से देशांतर स्थिति को देखा जाता है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश होगी। 0 डिग्री अक्षांश इसके उत्तर में हमारा भारत है ना, तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा लगभग भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र से होकर गुजरती है ना। तो ये कर्क रेखा भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में आ जाएगी। ये इसको जैसे मालूम हम 60 मान लेते हैं, उसके बाद में ये 100 हो जाएगी, उसके बाद में 180 ना। तो जो स्थिति इस प्रकार रहेगी यहाँ पर, जैसे ये हमारा भारत हो जाएगा, ये स्थिति। ये जो क्षेत्र है पूर्ण तरीके से भारत का क्षेत्र होगा कि अगर ग्लोब के या विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो हमारा भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। कि जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर का पार्ट ग्लोब का उत्तरी गोलार्ध में आता है, दक्षिण का पार्ट दक्षिण गोलार्ध में। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको प्रधान मध्यांतर ग्रीनिच रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध में ना। तो अगर इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत का जो विस्तार है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है ना। ये तो ग्लोब या विश्व के संदर्भ की बात हो गई। अगर भारत को एशिया के संदर्भ में देखा जाता है तो हमारा भारत पूर्ण तरीके से एशिया के दक्षिण भाग में है। कहां पर है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत का विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं भारत के विशेष संदर्भ में कि भारत की स्थिति क्या है ना। उसके संदर्भ में देखो आगे, जैसे सबसे पहले हम भारत का मानचित्र तैयार करते हैं, जिसके आधार पर हम भारत की सामान्य स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे ना। जैसे ये हमारा भारत हो गया ना, तो सबसे पहले हम विश्व के संदर्भ में भारत की बात कर रहे हैं कि जैसे भारत का क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ये हमारे भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। ये तो हो गया विश्व के संदर्भ में।
विश्व के संदर्भ में भारत का क्षेत्रफल लगभग है 2.4%, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाती है तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। इसको कई बार हम 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर ना। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। किसकी बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार की। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत की सबसे पहले हम मुख्य भूमि की बात करेंगे, उसके बाद में हम समुद्र तटीय भूमि की भी बात करेंगे, तटीय भूमि की भी बात चर्चा करेंगे ना। तो सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, कितने से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश की स्थिति है, क्योंकि ये भारत का जो पार्ट है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, कि पूर्ण तरीके से हमारा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो भारत का अक्षांश के संदर्भ में विस्तार हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उसके बाद में अगर देशांतर की बात करते हैं कि देशांतर संदर्भ में भारत के देशांतरीय संदर्भ में अगर भारत की बात की जाती है तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं इसको, पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर की स्थिति आपको बताइए कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो विस्तार पाया जाता है ग्लोब के संदर्भ में 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की ओर है ना। तो पूर्व की ओर स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं कि पूर्वी देशांतर, इसलिए कहा जाता है कि भारत पूर्ण तरीके से 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है ना। तो 68 डिग्री 7 से लेकर के 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। अब देखो इसकी स्थिति की बात करते हैं, जो 68 डिग्री 7 मिनट है, ये 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात राज्य में, कहां पर है, गुजरात राज्य का गौरमाता क्षेत्र है। कौन सा है, गौरमाता गुजरात। ये भारत का सबसे पश्चिमी पार्ट है, गुजरात राज्य में गौरमाता है, जबकि इसका भारत की अगर बात करें, भारत का सबसे पूर्वी पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में कीविथु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कीविथु। कीविथु जो 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है वो अरुणाचल प्रदेश का कीविथु है, जो सबसे पूर्वी पार्ट है भारत का। उसके बाद जैसे उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं तो उत्तर में जहां पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, इसको हम इंदिराकोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इंदिराकोल, जो जम्मू कश्मीर में है। जबकि भारत के सबसे दक्षिणी पार्ट मुख्य भूमि की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी पार्ट की अगर बात करते हैं तो मुख्य भूमि का दक्षिणी पार्ट कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, कैप कोमोरिन भी कहा जाता है ना। कि कन्याकुमारी भारत की सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का विस्तार है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अगर बात की जाए भारत की सबसे दक्षिणतम तटीय भूमि, जो भारत का सबसे दक्षिणी पार्ट है, वो है कौन सा, अंडमान निकोबार में है, और वो है आपका इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, इंदिरा पॉइंट, जिसको पार्सन पॉइंट या पार्सन द्वीप कहते हैं, और इसके साथ इसको पिगमेलियन के नाम से भी जाना जाता है। पिगमेलियन द्वीप भी कहा जाता है, जो है लगभग 6 डिग्री 45 मिनट पर। ये भारत का जो सबसे दक्षिणतम पार्ट है, सबसे दक्षिणतम कौन सा होता है, तटीय भूमि। तो स्थिति हो गई कि तटीय भूमि या समुद्र तटीय भारत का सबसे दक्षिणी पार्ट हो गया। क्योंकि अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं, मुख्य भूमि में कौन सा होता है,
कन्याकुमारी जो कैप कॉमोरियन के नाम से भी जाना जाता है 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये इंदिरा पॉइंट भारत की मुख्य जो समुद्र तटीय स्थिति है उसका सबसे दक्षिणी पार्ट हो गया इंदिरा पॉइंट, जिसको पारसन द्वीप या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। और इस क्षेत्र से इंदिरा पॉइंट से जो भूमध्य रेखा है उसकी दूरी है लगभग 876 किलोमीटर। कितनी है? 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा की इंदिरा पॉइंट से दूरी है लगभग 876 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद में देखो अगर आगे बात करें कि भारत का विस्तार, जैसे उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार वो है लगभग 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार। देखिए पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। कि भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। अब भारत के साथ साथ इसके पड़ोसी राज्यों की बात, देशों की बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी देशों में भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन सा है? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। उत्तर में जैसे इधर अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान, और इधर का जो पार्ट रहेगा वो आपका चीन का रहेगा। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका नेपाल रहेगा, ठीक है ना। नेपाल जाएगा, इधर आपका ये भूटान हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्थिति का पार्ट है ये आपका म्यांमार है, म्यांमार, और इस क्षेत्र में आपका बांग्लादेश है। कौन सा देश है यहाँ पर? बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ठीक है ना। कि भारत के साथ साथ जैसे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, उत्तर की अगर बात करें तो अफगानिस्तान हो गया, उत्तर पूर्व की और उत्तर की बात करें तो इधर चीन हो गया, और भी पूर्व की बात करें तो इधर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के साथ साथ दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका श्रीलंका हो गया ना। ये भारत के पड़ोसी देश हो गए, पड़ोसी देशों की स्थिति इस प्रकार है, ठीक है ना। अब देखो इसके साथ साथ भारत जो अन्य देशों के साथ जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। जैसे सबसे पहले भारत में जैसे स्थलीय सीमा की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। ये तो स्थलीय सीमा होगी केवल स्थल के पार्ट के ना। जबकि अगर तटीय रेखा की बात करते हैं, तट रेखा की अगर बात करते हैं तो केवल तट रेखा की बात की जाती है। जैसे तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय स्थिति की पार्ट की अगर बात करें तो तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, और इसमें समुद्र तटीय रेखा को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाता है, किसको? समुद्र तटीय रेखा को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो भारत की कुल समुद्र तटीय जो रेखा, तट रेखा के साथ ही समुद्र तटीय जो द्वीप है भारत के, जैसे लक्षद्वीप हो गया, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों द्वीपों को भी अगर समुद्र तटीय रेखा को अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा है 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है ना। केवल तटीय रेखा की अगर बात करें, तटीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर आती है, और तट रेखा के साथ साथ द्वीप समूहों को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो समुद्र तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब जो स्थलीय सीमा है ना 15,200 किलोमीटर जो हमारी कुल स्थलीय सीमा है, वो सीमा रेखा भारत की जो स्थलीय भाग से जुड़े हुए देशों के साथ सीमा रेखा है, वो सीमा रेखा किस प्रकार है उसकी भी चर्चा करते हैं। कि भारत की अगर अन्य देशों के साथ सीमा रेखा की बात करते हैं ना तो सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है लगभग 4,096.5 किलोमीटर, ठीक है ना। कि बांग्लादेश के साथ भारत की कुल स्थलीय सीमा 4,096.5 किलोमीटर के लगभग है। इसके बाद में चीन आता है कि चीन के साथ भारत की जो कुल स्थलीय सीमा का प्रारंभ है वो कितने राज्यों के साथ जुड़े हुए? चीन की सीमा वो कुल जो सीमा है वो लगभग 3,488 किलोमीटर, कितनी है? 3,488 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद में आता है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के साथ ही भारत के 4 महत्वपूर्ण राज्यों की सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है और गुजरात आता है, ठीक है ना। ये
स्थलीय सीमा जो कितनी है वो है लगभग 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। उसके बाद में आपका नेपाल आता है। नेपाल के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो है लगभग 1751 किलोमीटर। और नेपाल के साथ आपका आता है म्यांमार, और म्यांमार के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है वो स्थलीय सीमा है लगभग 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643, ठीक है ना। उसके बाद में आपका भूटान आता है। भूटान के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है जो स्थलीय प्रकार की, जिसमें भूटान के साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, सिक्किम आ गया, असम, ये भूटान के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। और भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा है वो है 699 किलोमीटर, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में आपका अफगानिस्तान आता है। जैसे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वो है लगभग 106 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये भारत की जो अन्य देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई है वो जो कुल स्थलीय प्रकार की है उसकी स्थिति बताई गई है। सबसे ज्यादा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, लगभग वो है 4096 किलोमीटर। उसके बाद में चीन के साथ आती है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ आती है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ आती है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा रेखा है जो है लगभग 106 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये भारत की कुल जो स्थलीय सीमा 15,200 का प्रतिशत हो गया है, 15,200 की स्थिति हो गई कि 15,200 जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है जो इन देशों के साथ 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं कि इसके साथ ही अगर भारत के जो दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, जिसको हम आगे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन वो किस प्रकार है, ये भारत का दक्षिण पश्चिमी पार्ट हो गया। तो इस दक्षिण पश्चिमी पार्ट में आपका अरब सागर है। क्या है इधर? अरब सागर। और अरब सागर में एक द्वीप समूह है जिसको हम लक्षद्वीप समूह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है ना। इसके दक्षिण में जो हिंद महासागर की स्थिति है, अरब सागर का दक्षिण पार्ट जो हिंद महासागर के रूप में है, उसमें एक देश है उसका नाम है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। तो लक्षद्वीप का मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह में स्थित मिनिकॉय और मालदीव भी आपस में सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं जो एक चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसको हम 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो सीमा रेखा है वो मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित है। किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे 9 डिग्री की बात करते हैं। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो मुख्य रूप से जो स्थिति बताता है वो किस किस के बीच होता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। जैसे लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच, मिनिकॉय, ठीक है ना। उसके बाद जैसे 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं। 10 डिग्री चैनल जो सीमा रेखा है वो किस किस के बीच है? तो 10 डिग्री जो चैनल है वो मुख्य रूप से अंडमान व निकोबार के बीच स्थित है, ठीक है ना। कि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है मिनिकॉय, ये मिनिकॉय है। और 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। अब देखो यहाँ पर एक म्यांमार का दक्षिणतम एक द्वीप है जिसको हम पोको द्वीप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पोको द्वीप। पोको द्वीप के नीचे से अंडमान निकोबार का क्षेत्र प्रारंभ होता है। यहाँ पर अंडमान को 4 स्थितियों में बांटा गया। कितनी स्थितियों में? 4 में। सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान, उसके बाद में आता है जैसे उत्तर के बाद में मध्य अंडमान, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, उसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान और दक्षिण के बाद में आता है लघु अंडमान, जिसको लिटिल अंडमान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक
ठीक है ना। तो ये अंडमान की 4 महत्वपूर्ण स्थितियां हो गई कि अंडमान द्वीप को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया, उत्तर अंडमान, मध्य, दक्षिण और लघु अंडमान, ठीक है ना। तो सबसे पहले म्यांमार के कोको द्वीप इधर लेते हुए अपने यहाँ पर जैसे ग्रेट कोको स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेट बाद में, उसके बाद में कोको, सबसे पहले कोको स्टेट। कोको जो स्टेट की जो स्थिति है वो है कोको द्वीप। एक तो आपका कौन सा आता है, कोको द्वीप आता है, दूसरा आता है आपका कौन सा, उत्तरी अंडमान। कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित है उसको कोको स्टेट के नाम से जाना जाता है ना। कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान कोको स्टेट आता है। उसके बाद में ग्रेट चैनल आता है, ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल का जो विभाजन है वो निकोबार, ग्रेट चैनल निकोबार है इंडोनेशिया के सुमात्रा। ग्रेट चैनल निकोबार पर इंडोनेशिया के सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच ग्रेट चैनल है, ठीक है ना। ये स्थिति हो गई। जैसे कोको स्टेट हो गया आपका म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, ग्रेट चैनल हो गया निकोबार और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट, इंडोनेशिया हो गया इसका पार्ट है ना, इंडोनेशिया के देश का सुमात्रा, जो सुमात्रा एक द्वीप है इंडोनेशिया का, जावा सुमात्रा, तो सुमात्रा और निकोबार के बीच में ग्रेट चैनल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में से डंकन पास की बात करते हैं। डंकन पास, जो डंकन पास की जो स्थिति है वो डंकन पास की जो स्थिति मुख्य रूप से किसके बीच में बताई है, एक तो आपका लघु अंडमान आता है और एक आता है आपका दक्षिण अंडमान। कि अंडमान द्वीप के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र लघु व दक्षिणी अंडमान के बीच आपका डंकन पास स्थित है, ठीक है ना। तो ये स्थिति बताई गई यहाँ पर ना। तो दक्षिणी चैनल अंडमान निकोबार हो गया, ये अंडमान का सबसे दक्षिणी पार्ट होगा जबकि निकोबार का सबसे ऊपरी पार्ट होगा ना। तो दक्षिणी चैनल हो गया, कोको स्टेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच है। ग्रेट चैनल जो बताया गया आपको यहाँ पर निकोबार और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है उसके बीच है। डंकन पास की बात करें, डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच का पार्ट है। तो इस प्रकार से ये भारत की जो तटीय सीमा की स्थिति का निर्धारण किया गया है कि कौन सा द्वीप किस किस चैनल या तट इस चैनल के बीच स्थित है या फिर सीमा रेखा के बीच स्थित है ना। तो यहाँ तक का हमारा जो सफर है वो भारत के भूगोल के संदर्भ में सामान्य परिचय के रूप में है, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।